शुक्रिया मोहतरम स्पीकर साहब। बड़ी जोशीली तकरीर सुनी हमने पटेल साहब की और तनकीद भी। बजट मेकिंग का प्रोसेस जो है इट्स नॉट अ इजी प्रोसेस, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट प्रोसेस और ये कभी भी आसान नहीं रहा, स्पेशली पाकिस्तान में जहाँ हमेशा रिसोर्सेज की कंस्ट्रेंट्स रही हैं, जहाँ टैक्स देने वाले टैक्स नहीं देते, जहाँ एलीट कैप्चर है, जहाँ असेंबली के अंदर लोग स्पीच करते हैं तो कंसेशन की बात करते हैं उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी प्रिविलेज्ड हैं। यहाँ किसी ने कोई बात नहीं की कि जनाब 45% लोग जो रहे गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, वो इस बजट के इंक्लूड ही नहीं है। मिडिल इनकम ग्रुप जो है, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, उसका कोई एक्सक्लूजन का शिकार है इस बजट के अंदर। ये बजट बना है 5% लोगों के लिए, जिसके लिए यहाँ बैठकर तकरीरें कर रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जनाब ये टैक्स कम कर दिया जाए, ये टैक्स कम कर दिया जाए। 95% लोग जो हैं, जो इस मुल्क के शहरी हैं, इस बजट के अंदर एक्सक्लूजन के शिकार हैं। ना लोअर मिडिल क्लास के लिए इसमें कुछ है, मिडिल क्लास को रगड़ा लगा हुआ है इसके अंदर, टैक्सेशन उसके ऊपर हुई हुई है। पॉवर्टी लाइन से लोग जो नीचे रहते हैं 45%, उनका तो कोई जिक्र ही नहीं है सिवाय एक बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम के इसमें जो दे दिया गया है, जिससे उनको जो है डिपेंडेंस उनकी बढ़ाई गई है और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये बजट जो बना है, स्पेशल हालात हैं इस वक्त मुल्क के, उसको बनाने में सबसे पहली बात तो ये है कि हम IMF के प्रोग्राम के नीचे हैं। एक प्रोग्राम नहीं है, 2 प्रोग्राम है। दूसरा इशू ये है कि अभी एक हम जंग से निकले हैं जहाँ हमसे 5 गुना दुश्मन, 6 गुना दुश्मन से बड़ा दुश्मन था, उससे हमने मुकाबला किया है और उसके अपने इम्पेरेटिव्स हैं। इन तमाम चीज़ों को लेकर जो बजट बनाना है कोई आसान काम नहीं था। पहले फ्रंट के ऊपर IMF के साथ जो हमने काम किया बैठकर, मैं मुबारकबाद देता हूँ गवर्नमेंट को उस पर कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल की है। इन्फ्लेशन डाउन है, इंटरेस्ट रेट डाउन है, फिस्कल डेफिसिट डाउन हो गया है, करंट अकाउंट जो है प्लस में है, हमारे जो लोन है वो मैनेजेबल है, एक्सचेंज रेट जो है हमारा स्टेबल है, फॉरेन एक्सचेंज हमारे बेहतर हो गए हैं। दिस रिफ्लेक्ट दी एफर्ट ऑफ दी फाइनेंस टीम कि उन्होंने पाकिस्तान को इस वक्त इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पर लेके आ गया है। बावजूद इसके कि IMF की जो कड़ी शराइत थी, 2 प्रोग्राम थे IMF के, एक प्रोग्राम नहीं था, एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट था, दूसरा क्लाइमेट रेजिलियंस का, दोनों की कड़ी शराइत थी। उनके बीच में से बजट को इस तरह स्टीयर आउट करना, मैं समझता हूँ बहुत ज़बरदस्त काम किया है इन्होंने। सेकेंड इशू जो था इंडिया के साथ वार, हमने सब ने देखा 5-6 गुना बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ी आबादी है, फौज बहुत बड़ी है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन हमारी अफवाज ने फॉर द फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में मैंने अपने आप को प्राउड फील किया। इस टाइम क्या डिफरेंस था? इस टाइम डिफरेंस ये था कि लीडरशिप इस मुल्क की जो थी, उन लोगों के हाथ में थी जो डट के खड़े हो गए। हमारी सिविल लीडरशिप हो, वज़ीर आज़म साहब हों, डिफेंस मिनिस्टर हों, फॉरेन मिनिस्टर हों और बिलावल साहब हों, इन लोगों ने सिविल और हमारी अपनी MQM की लीडरशिप है, हम लोगों ने सिविल साइड के ऊपर कवर किया है इसको, तमाम चीज़ों को, डिप्लोमेटिक कवर पे, पब्लिक ओपिनियन के अंदर, इंटरनेशनल फोरम के ऊपर, मीडिया के ऊपर। फिर हमारी अफवाज पाकिस्तान, उनका तो जवाब ही नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सरगर्दगी में हमारे एयर चीफ सदू साहब, हमारे नेवल चीफ नदीम साहब, इन लोगों ने छठी का दूध याद दिला दिया इंडिया को और हम उससे विक्टोरियस निकले हैं। लेकिन एक बात समझने की ये है कि ये बकौल मोदी साहब के ये पॉज है। पॉज का मतलब ये है कि सिचुएशन किसी वक्त भी रिवर्स हो सकती है। फौजें जो हैं ना तो खाली पेट लड़ती हैं, फौजें ना पब्लिक सपोर्ट के बगैर लड़ती हैं। माशाल्लाह पब्लिक सपोर्ट तो मौजूद है, लेकिन हमारी फोर्सेस को स्टेबल इकोनॉमी चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, ताकि हम
आने वाले वक्त के लिए अपने आप को तैयार कर सके। बहुत अच्छा काम हुआ है कि 20% बजट बढ़ाया गया है। मैं ये कहूँगा कि हमें टेक्नोलॉजी के लिए असूल के लिए बेहतरीन इक्विपमेंट असूल कर रही है, अपने तमाम रिसोर्सेज जो है अपनी अफवाज के लिए अवेलेबल करने चाहिए। ये इस वक्त जो दुनिया है स्पीकर साहब, ये दुनिया जो है ये रूल बेस्ड दुनिया नहीं रही है, डिसऑर्डर है, वाइल्ड वेस्ट है। इस वक्त आप देख रहे हैं ईरान में क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं गाजा में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, इंडिया ने क्या किया। तो ये सिचुएशन जो है, सिचुएशन इस चीज़ की मुतकाजी है कि आपको ताकत का असूल करना होगा। इस जंगल के कानून के अंदर ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। ताकत की अपनी लॉजिक है, ताकत का अपना सच है, ताकत की अपनी मोरालिटी है। और ताकत जो है, जब तक हम अपनी अफवाज को मजबूत नहीं करेंगे, हमारे पास ताकत नहीं होगी। हम ताकतवर होंगे, किसी की हिम्मत नहीं होगी हम उठा के देख हमारी नजर देख सके। तो ये वंस अगेन मैं कहूँगा अपनी फाइनेंस की टीम को कि अपनी फौज को इसको स्ट्रॉन्ग करें, इसको मजबूत बनाएं। दूसरी बात सर, ज़माने के तरीब भी आते हैं। ये तो मैं बात कर रहा था मुल्क की और कौम की तमाम चीज़ों की। कराची, सबसे पहले मैं बजट की तरफ आने से पहले कराची की बात करना चाहूँगा। देखिए सर, कराची को ना तो सिंध गवर्नमेंट ओन करती है, ना फेडरल गवर्नमेंट ओन करती है। वो सौतेला होता है ना, कोई इधर कभी इधर धक्का दे देता है, कोई इधर धक्का दे देता है, कोई पूछने वाला नहीं है। K4 सिंध के अंदर एक कैनाल बनने का धंधा हुआ तो पूरा सिंध बंद हो गया। कराची में पीने का पानी नहीं है। K4 पिछले 17 साल से चल रहा है, 17 साल से। इस साल जून 26 की उसकी कंप्लीशन की डेट थी। जून 26 जो ये जो साल खत्म होगा, अगला साल जो आएगा जून 26 के अंदर उसकी कंप्लीशन की डेट थी। उसके लिए रिक्वायरमेंट है, हमने रिक्वेस्ट भी की थी कि 50 बिलियन रुपए चाहिए पानी के लिए, पीने के पानी के लिए। क्या रखा है गवर्नमेंट ने? 3 बिलियन रुपए। शर्म की बात है। क्या चाहते हैं ये? 3 बिलियन के हिसाब से अगले 10 साल 15 साल में भी कंप्लीट नहीं होगा। दूसरा, सिक्योरिटी का इशू देखें कराची में। सेफ सिटी, सेफ सिटी इस्लामाबाद बन गया, लाहौर बन गया, शहरों में जा रहा है। काबुल में सेफ सिटी बन गया। स्पीकर साहब आप सुन नहीं रहे, स्पीकर साहब आप सुन नहीं रहे, मेहरबानी करें। स्पीकर साहब आप सुन नहीं रहे। जी मैं सुन रहा हूं, मैं थोड़ा सा मैं ये कह रहा था, सेफ सिटी कराची, सिक्योरिटी का इतना बड़ा इशू है। हर साल 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट क्राइम होता है। 44,000 मोटरसाइकिलें छिन जाती हैं, कोई 25,000 20,000 मोटरसाइकिल गाड़ियां चोरी हो जाती हैं। हर महीने 30-35 मर्डर हो जाते हैं स्ट्रीट क्राइम के अंदर। सेफ सिटी 2010 से चल रहा है, 2015 आ गई है। 285 कैमरे लगे हैं। काबुल के अंदर उन्होंने 95,000 कैमरे लगा दिए हैं। लाहौर सेफ सिटी बन गया, इस्लामाबाद सेफ सिटी बन गया, कराची को पूछता ही नहीं है। करप्शन, कराची का समंदर पोलूट हो रहा है, मछली खराब हो रही है, लोग जाते हैं वहां पे तफरी के लिए, बीमार होते हैं। 450 मिलियन गैलन पानी जो है अनट्रीटेड उसके अंदर जाता है। 17 साल से एक प्रोजेक्ट लेके बैठी हुई है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, वहां पे S3 का कंप्लीट ही नहीं होता है। क्या करें हम भी बबरलो में जाके बैठे, या कराची की पोर्ट बंद करें, हम KPT को बंद करें, पोर्ट कासिम को बंद करें, तब सुनेंगे आप लोग। किसी के कान पे जू ही नहीं रेंगती है। मेहरबानी करें, कराची जो है इस वक्त भी 25% ऑफ द GDP जो है प्रोड्यूस कर रहा है। टैक्सेशन के अंदर बहुत से लोग इतराज करते हैं, इसके बावजूद टैक्सेशन के अंदर सबसे बड़ा हिस्सा है। ना सिंध गवर्नमेंट उसको कुछ देने को तैयार है, ना फेडरल गवर्नमेंट कुछ देने को तैयार है। किस किस्म का निजाम बना के बैठे हुए हैं आप लोग? जी ठीक। सर, कमिंग टू दिस बजट, जैसे मैंने जिक्र किया पहले सर, इस बजट के अंदर आम आदमी के लिए तो कुछ नहीं है, और जो कुछ है, जो पैसा यहाँ इतने सारे ट्रिलियंस एंड बिलियंस हमने दिखाए हुए हैं, उसको किसी ने कभी सोचा कि उसकी एफिशिएंसी क्या है?
उससे हमें क्या मिल रहा है, उसका आउटकम क्या है। ये नंबर्स हमें दे देते हैं, कोई हमें नहीं बताता कि इस पैसे से मिलेगा क्या, गरीब आदमी को क्या मिलेगा, सोशल इंडिकेटर्स क्या होंगे, हेल्थ में क्या जाएगा, हेल्थ के इंडिकेटर्स कैसे बढ़ेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी का क्या होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी का क्या होगा, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस हैं उनका क्या होगा, पॉवर्टी है, एजुकेशन पॉवर्टी है, 79% लोग जो है आपके एक सिंपल स्टोरी नहीं पढ़ सकते, उसमें क्या होगा। आप अगर मैं अभी आपको फिगर्स दूं यहाँ पर, पिछले से ये जो बजट 2024 और 25 का बजट जो क्लोज हो रहा है, इसमें 30 ट्रिलियन रुपया जो है खर्च किया है फेडरल गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मिलकर। 18.19 ट्रिलियन जो है फेडरल गवर्नमेंट का बजट था, ओवर 5 बिलियन पंजाब गवर्नमेंट का बजट था, 3.06 सिंध गवर्नमेंट का बजट था, 1.6 पश्तून अपना केपी की गवर्नमेंट था, और 995 बिलियन जो है बलूचिस्तान का बजट था। ये टोटल बनता है तकरीबन 30 बिलियन। इस 30 बिलियन के अगेंस्ट में अगर आपको फिगर्स दूं, एजुकेशन की फिगर दूं, एजुकेशन की जो हमारे पास पुरानी फिगर्स थी 62.8 लिटरेसी रेट था, इस साल जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है वो 60.6, मतलब लिटरेसी हमारी नीचे आ गई है। ये हमारा कारनामा है इतने पैसे खर्च कर कर। एजुकेशन के ऊपर, सिर्फ एजुकेशन पे इन चारों सूबों ने, फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर 2 ट्रिलियन रुपया खर्च किया है, और 2 ट्रिलियन रुपये खर्च करने के बाद जो रिजल्ट आया है कि लिटरेसी रेट जो है 62.8 से लेकर 60.6 पर आ गया है, कम हो गया है। आउट ऑफ चिल्ड्रन जो है 26 मिलियन हो गए हैं। जी वाइंड अप कीजिए प्लीज। जी, ड्रॉप आउट रेट जो है 50% है। सर थोड़ी सी बात करने दे, मैं कोई कॉमन सेंस की बातें कर रहा हूँ जो सुननी चाहिए लोगों को। अब सुननी भी चाहिए, आपकी पार्टी का फिर टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। पार्टी का टाइम सर आप अच्छा सर, दूसरा हेल्थ के ऊपर आ जाएं। जी, हेल्थ पे 1.15 ट्रिलियन जो है सबने मिलकर खर्च किया है। बाकी नतीजा क्या है? की बात करते हैं। 154 मैटरनल डेथ होती है पर 100,000 लाइव बर्थ के। 56 चिल्ड्रन जो है पर 1000 जो है वो मर जाते हैं। 40% आपकी जो है स्टंटिंग रेट है। स्कूल जो बेसिक हेल्थ सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं है। इम्यूनाइजेशन जो है 70% पर रुकी हुई है। बलूचिस्तान में 38% इम्यूनाइजेशन है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये कौन लोग इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर? इसकी एफिशिएंसी क्या है इसकी? आप पॉवर्टी पे आ जाएं। पॉवर्टी पे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 592 बिलियन रखे गए थे पिछले साल जो खर्च करने थे। फिर जो सूबे मिलके वो भी 300-400 बिलियन रखते हैं, और अवामी चैरिटी भी होती है, तकरीबन 1.5 ट्रिलियन जो है रुपया चैरिटी में जाता है। चैरिटी में इसके अंदर पॉवर्टी जो है 13 मिलियन, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 13 मिलियन पीपल जो है और पॉवर्टी में चले गए, ज़्यादा बढ़ गए। मतलब मैं ये समझने से कासिर हूं कि ये पैसे जो हैं किस तरफ जा रहे हैं इसके अंदर। इसमें ग्रोथ जो है, वैसे तो बहुत कम ग्रोथ हुई है, उसके रीजंस भी हैं अपनी जगह पर, लेकिन ट्रेडिशनली हमारी ग्रोथ जो एक्सक्लूजन की ग्रोथ रही है। जॉब क्रिएट नहीं होते, रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, लोगों को नौकरियां नहीं मिलती हैं, इक्विटी नहीं है ग्रोथ के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये देखने वाली चीज़ें हैं। इस बजट को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री को, ये प्लानिंग कमीशन को बैठ के इसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। बजट जो है आउटकम बेस होना चाहिए। जब पैसे आप रखते हैं उसके अंदर, तो आपको पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि पैसा आम आदमी को क्या देगा, उसकी हेल्थ में क्या देगा, उसकी एजुकेशन में क्या देगा। वो इंडिकेटर चाहिए हमें। किसी जगह पे कोई चीज़ नहीं है इसमें। ठीक। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि एक तो ये मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त बजट का निज़ाम है, जो समझने वाले बहुत हैं हमारे के नाम है, माशाल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं बहुत समझदार आदमी हैं। तो मेरी दरख्वास्त इनसे है कि नेक्स्ट टाइम का जो बजट बनाया जाए, या अभी भी टाइम है इस बजट के अंदर, जो भी आप एक्सपेंडिचर रख रहे हैं, जिस मकसद के लिए रख रहे हैं, हमें ये भी बताएं कि इसका आउटकम क्या होगा, इसके नतीजे में आम आदमी को क्या मिलेगा। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। शुक्रिया जी।